गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हमने अलग अलग साइंटिस्ट के योगदान की बात की थी। और आज हम जो पढ़ेंगे वो माइक्रोबायोलॉजी का जो गोल्डन एरा है मानते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो कि लुई पाश्चर का जो काम है मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और उनके काम के बाद से माइक्रोबायोलॉजी का ऐसा माना जाता है कि स्वर्ण युग की शुरुआत हुई थी और माइक्रोब्स के बारे में मैक्सिमम स्टडी और सबसे कम जो कहना चाहिए फ्रूटफुल स्टडी जो है वो उस समय से हुई थी। तो लुई पाश्चर को हम मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर मानते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुई पाश्चर को कहते हैं। इनके समय में ये एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक थे और इनके समय में कई प्रकार की कार्यप्रणालियाँ और तकनीक का जो इन्होंने आविष्कार किया। इन्होंने एयर से बैक्टीरिया को अलग किया और इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया ही मेनली कंटामिनेशन का जो है स्रोत है, कंटामिनेशन का जो है सोर्स है। इन्होंने एक एसेप्टिक टेक्निक को भी डेवलप किया जिसमें इन्होंने जो माइक्रोब्स है उनको ट्रांसफ़र किया और उन पर काम करने के लिए टेम्परेचर को यूज़ किया। और 1859 में पाश्चर के साथ मिलकर इन्होंने जो मीट ब्रोथ है उसका शोरबा जो होता है, मीट का जो शोरबा जो होता है उसको उबाल कर खुले मुंह वाले बर्तन में उबाला। लेकिन जो बर्तन इन्होंने यूज़ किया उसकी जो नेक थी वो गूज नेक की तरह की थी, मतलब कर्व्ड नेक थी, घूमी हुई नेक थी। इसमें इन्होंने इसको उबाला और इन्होंने कहा कि अगर स्वान नेक शेप ट्यूब्स को यूज़ की जाए तो क्योंकि डस्ट और जम्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं कर्व्ड नेक्स में, तो यहाँ पे जो है बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन अगर इसकी नेक को तोड़ दिया जाए और अगर डस्ट जो है डायरेक्टली फ्लास्क में आती है तो माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो इमीडिएटली आसानी से हो जाती है। तो इनका ये मानना था कि अगर मिट्टी और जीवाणुओं के और इन सब चीज़ों के संपर्क में अगर नहीं आती है कोई चीज़ तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाता। अगर आप जो है कर्व्ड नेक यूज़ करते हैं तो क्योंकि सूक्ष्म जीव भी उसमें रह जाते हैं और वहाँ पर मिट्टी भी वहीं रह जाती है तो नई उत्पत्ति नहीं हो पाती। तो इस तरह से इन्होंने स्वतः जनन का जो सिद्धांत था उसको सिरे से खारिज किया और इन्होंने ऐसा बताया, पहली बार बल्कि ये सिद्ध किया कि सजीवों में जो लिविंग मटेरियल है उसमें अपने आप उत्पन्न होने की क्षमता नहीं पाई जाती। और जैसा मैंने आपको कहा कि इन्होंने कहा कि अगर इसकी नेक को तोड़ दिया जाए या नॉर्मल नेक कर दी जाए तो जल्दी, क्योंकि उसमें एयर चली जाएगी तो एयर के साथ जो है वहाँ पे बैक्टीरिया भी डेवलप हो जाएगा। इन्होंने जॉन टिंडल का भी यहाँ पर जो है वो काम वो बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है, लेकिन उससे पहले हम लुई पाश्चर के काम की ही बात करते हैं। इन्होंने 1897 में ये सजेस्ट किया कि अगर 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए माइल्ड हीटिंग दी जाए, किसी भी चीज़ को गर्म किया जाए, बॉयल किया जाए 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 30 मिनट पर, तो ये ज़्यादा अच्छी तकनीक साबित होती है वनस्पति की अगर उसको जो है मतलब लगातार बॉईल किया जाए, उससे बेटर टेक्निक ये वाली साबित होती है। इसमें जो है प्रोडक्ट का टेस्ट भी नहीं बिगड़ता और जो अनडिज़ायरेबल ऑर्गेनिज्म है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो इस प्रकार का जो ये प्रोसेस आया इसको पाश्चराइजेशन का नाम दिया गया। इनके ऑनर में इसे पाश्चराइजेशन कहा गया, जिसमें ये कहा गया कि 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगातार आधे घंटे तक गर्म करना किसी भी प्रकार के जीवाणु को, किसी भी प्रकार के माइक्रोब को नष्ट करने के लिए ज़्यादा अच्छी टेक्निक है। तो इसको इन्होंने पाश्चराइजेशन का नाम दिया। फिर इन्होंने पाश्चराइजेशन के प्रोसेस के साथ फर्मेंटेशन का जो है वो भी प्रोसेस डेवलप किया। इन्होंने वाइन इंडस्ट्री में बड़ा काम किया और इन्होंने वाइन बनाने के लिए जो है काफ़ी इनका वर्क रहा और इन्होंने वाइन बनाने में ये वाली टेक्निक, पाश्चराइजेशन की टेक्निक जो है इसको इन्होंने यूज़ किया। इन्होंने ये कहा कि ख़राब प्रकार का अगर फर्मेंट है तो उसको हटाने के लिए जो ताज़े रस हैं उनको आधे घंटे तक आप 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कीजिए और फिर अच्छी प्रकार की वाइन जो है वो यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। तो वाइन इंडस्ट्री में इनकी सक्सेस के बाद इनको गवर्नमेंट ने कहा, फ्रांसिस गवर्नमेंट ने, कि आप जो रेशम कीट में उस समय सिल्क वर्म में पेबरिन नाम एक डिजीज़ डेवलप हो रहा था और जिससे रेशम कीट जो है वो ख़त्म हो रहा था, तो इसके लिए भी इनसे सरकार ने आग्रह किया कि आप कुछ इसके लिए भी कीजिए।
तो फिर इन्होंने वहाँ पे भी उस जीवाणु को पहचाना, उसको अलग किया और उससे बचाव के लिए भी इन्होंने टेक्निक डेवलप की। इन्होंने उन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी सुझाव दिए। फिर इन्होंने रेबीज़ के लिए और एंथ्रेक्स के लिए भी जो है वो टीका जो है वो इफ़ेक्टिव वैक्सीन जो है वो डेवलप करने में लुई पाश्चर का योगदान रहा। फिर इन्होंने ये सिल्कवर्म वाली जो डिज़ीज़ थी ये इन्होंने बताया कि ये एक प्रोटोजोन पैरासाइट से हो रही है और इस डिज़ीज़ से भी इन्होंने सिल्कवर्म को बचाया। तो इस प्रकार से लुई पाश्चर ने जो है वो काफ़ी काम इस समय माइक्रोबायोलॉजी के लिए किया। यहाँ पर आपको वो जो उन्होंने गूज नेक शेप्ड के जो फ्लास्क थे यूज़ किए थे वो दिखाई दे रहे हैं। अगर ये एस शेप्ड कर्व शेप्ड जो है नेक है तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया डेवलप नहीं होता। पर जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर इसको टिल्ट कर दिया जाए कर्व शेप से और नॉर्मल शेप में कन्वर्ट कर दिया जाए और अगर ये इसके संपर्क में आ जाए मिट्टी के, तो उस कंडीशन में जो है एयर के और मिट्टी के, तो यहाँ पर बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी टर्म दी। एक और चीज़ जो इन्होंने बताई, इन्होंने अवायवीय श्वसन की एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी बात की। इन्होंने ये भी कहा कि वायु की अनुपस्थिति में भी जो है वो जीवाणु जो डेवलप हो जाता है। दैट मीन्स जीवाणुओं में दोनों प्रकार का श्वसन की कैपेसिटी पाई जाती है, वायवीय और अवायवीय, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों प्रकार का पाया जाता है। ये चीज़ इन्होंने उस समय बताई। इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को डिस्प्रूव किया और इन्होंने एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होती है इस बारे में बात की और डिजीज़ की वैक्सीन बनाने में योगदान दिया और कई डिजीज़ के लिए इन्होंने लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन भी बनाई। मतलब उसमें हम लाइव माइक्रोब को यूज़ करते हैं लेकिन वो इतनी मात्रा में ही बॉडी में पहुंचाया जाता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट तो कर देता है लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। तो इस प्रकार से एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स बनाने का काम भी लुई पाश्चर ने उस समय किया। जॉन टिंडल का योगदान भी यहाँ आ जाता है। इन्होंने भी जो है रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया और उनको इन्होंने बाद में जो है इन्हें एंडोस्पोर कहा गया। और इन्होंने ये भी बताया कि जो लंबी बॉयलिंग या इंटरमिटेंट हीटिंग की जाए तो इन स्पोर्स को ख़त्म किया जा सकता है, जिनको हमने बाद में एंडोस्पोर कहा, उनको ख़त्म किया जा सकता है और जो इन्फ्यूज़न है उसको कम्प्लीटली स्टराइज किया जा सकता है। पाश्चराइजेशन जैसा सही काम हो गया। इन्होंने यही कहा कि इसको लंबी हीटिंग आप दीजिए तो उससे प्रोलॉन्ग बॉइलिंग से ये स्पोर्स ख़त्म हो जाएंगे और इनके ऑनर में इस प्रोसेस को टिंडलाइजेशन कहा गया। तो एक तरह से पाश्चराइजेशन और टिंडलाइजेशन की थ्योरी जो है वो इस समय में आई। इसके बाद लिस्टर नामक साइंटिस्ट आए और इनको एंटीसेप्टिक सर्जरी में इनका काफ़ी योगदान रहा है। इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है। इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो वुंड इन्फेक्शन है, घाव पे जो इन्फेक्शन है ये हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, कि घाव अगर खुला रह जाता है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं और जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्होंने एक ऐसा मेथड डिवाइस किया जिसमें कि इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किस तरह से किया जाए। ऑपरेशन थिएटर में स्प्रे करके जो कार्बोलिक एसिड है उसको एयर में स्प्रे करके और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म किया जाए, इसके बारे में इन्होंने बताया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने की थ्योरी बताई। तो इन्होंने एक तरह से सर्जरी में किस तरह से इन्फेक्शन से बचा जाए उसके बारे में काम किया। उसके बाद जिनका नाम आता है वो है रॉबर्ट कोच। और रॉबर्ट कोच ने डिजीज़ कॉजिंग में बैक्टीरिया के रोल को डेमोस्ट्रेट किया। उन्होंने प्योर कल्चर में से बैक्टीरिया को आइसोलेट करने की टेक्निक्स बताई। उन्होंने सॉलिड मीडिया जिलेटिन का तैयार किया क्योंकि ये आइडियल है। जिलेटिन में जो है बैक्टीरिया आसानी से डेवलप हो जाता है। जिलेटिन एक प्रोटीन है एंड इट इज़ इजीली डाइजेस्टेड बाय मैनी बैक्टीरिया। और जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो पाए जाते हैं वो इसको आसानी से डाइजेस्ट कर देते हैं बैक्टीरिया में जो पाए जाते हैं और प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने का वो काम करते हैं। इन्होंने ये मेल्ट हो जाता है अगर इसको टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कर दिया जाए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या उससे वो अगर मेल्ट किया जाए तो ये आसानी से मेल्ट हो जाता है। तो रॉबर्ट कोच ने जो है वो काम किया और उनकी जो अवधारणाएँ हैं आज उनको हम कोच पोस्टुलेट्स या कोच की अवधारणाओं के नाम पे जानते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी न किसी प्रकार के स्पेसिफिक डिजीज़ से कनेक्टेड है। इसकी जो है लेबोरेटरी में डेवलप कराकर और इसका कल्चर मीडिया तैयार करके इसकी कॉलोनी को डेवलप कराया जा सकता है। फिर अगर इस जो है इसका जो प्योर कल्चर है
इसके जो माइक्रोब्स का प्योर कल्चर है, इसको अगर किसी स्वस्थ प्राणी में, हेल्दी एनिमल में संक्रमण कराया जाए और उनको इन्फेक्टेड कराया जाए इससे, तो भी वो सूक्ष्म जीव उसी प्रकार के स्पेसिफिक रोग को उसमें जाके उत्पन्न करते हैं और फिर उन जो भी जिसमें डिजीज़ उत्पन्न हो गई है उससे वापस निकाल कर इनको फिर से प्रयोगशाला उसमें लेबोरेटरी में डेवलप करके और दोबारा से इनका सूक्ष्म संवर्धन या इनका जो शुद्ध संवर्धन या प्योर कल्चर जो है वो डेवलप कराया जा सकता है। तो इनकी खोज के बाद बैक्टीरियोलॉजी का जो कि गोल्डन एरा माना जाता है, बैक्टीरियोलॉजी जो है इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन की। जैसे यहाँ आपको दिखाया जा रहा है पोस्टुलेट 1 में इन्होंने कहा कि सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द एवरी केस ऑफ द डिजीज़, जो मैंने अभी अभी आपको बात कही। फिर उसके बाद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइसोलेटेड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ अ डेड एनिमल एंड अ प्योर कल्चर इज प्रिपेयर्ड। Then microorganisms from the pure culture are inoculated in a healthy susceptible animal and the disease is reproduced, and then identical microorganisms are isolated and recultivated from the tissue specimen of the experimental animal। तो इस तरह से इन्होंने बैक्टीरिया के लिए काफ़ी काम किया और इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी को एक तरह से डेवलप किया। जेनर आए जिन्होंने स्मॉल पॉक्स को प्रिवेंट करने के बारे में बात की और वैक्सीनेशन की टेक्निक को डेवलप किया। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए और उन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर की और पेनिसिलिन नोटेटम से, और इससे इन्होंने कई सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम किया। देन पॉल एरिच आए और इन्होंने साइफिलिस का जो है आर्सेनिक से ट्रीटमेंट जो है उसको डिस्कवर किया। इन्होंने कई सारे एंटीटॉक्सिन्स और टॉक्सिन्स को स्टडी किया क्वांटिटेटिव टर्म्स में, और इन्होंने बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन का जो है फाउंडेशन में इन्होंने रखा। तो इनका भी काफ़ी स्मॉल पॉक्स के बारे में और वैक्सीनेशन के बारे में इनका काफ़ी काम रहा। इन्होंने टीका लगाने की वैक्सीनेशन की तकनीक को डेवलप किया और इन्होंने काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स का जो है 26 ईयर्स तक मानते हैं कि काफ़ी उस पर स्टडी करके और टीका लगाने की विधि को जो है इन्होंने विकसित किया। तो इस प्रकार से जो कई सारी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज़ रही वो बैक्टीरिया से संबंधित, हैंसन ने लेप्रोसी बेसिलस को ढूंढा, नेजर ने गोनोकोकस को ढूंढा, ऑल्स्टिन ने स्टेफाइलोकोकस के बारे में बताया, लॉफर ने डिप्थीरियन बेसिलस की बात की, रॉक्स एंड यारसन ने डिप्थीरिया की टॉक्सिन बनाई। और वायरस से संबंधित अगर हम इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज माने तो पैजरिंग ने टर्म वायरस जो है वो फिल्टरेबल इन्फेक्शियस एजेंट से निकाल के टर्म वायरस दिया। फिर पास्चर ने डेवलप की रेबीज़ की वैक्सीन। फिर गुड पास्चर ने कल्टिवेशन ऑफ वायरस ऑन चिक एम्ब्रियो। फिर चार्ल्स कैम्बरलैंड एक पास्चर के एसोसिएटेड थे, उन्होंने पोर्सिलिन बैक्टीरियल फिल्टर को कंस्ट्रक्ट किया। फिर टॉवर्ट एंड डी हिलर ने बैक्टीरियोफेजिस के बारे में बात की। देन एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के बारे में बात की। तो इस प्रकार से माइक्रोबायोलॉजी की ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज रही, और इससे संबंधित जो नोबेल प्राइजेज़ मिले वो भी आपको यहाँ लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। 1901 में, 1902 में, 1905 में रॉबर्ट कॉच को टीबी के कंट्रीब्यूशन के लिए, 1902 में रोनाल्ड रोज को मलेरिया के लिए, 1908 में मैकिनिकॉफ को फैगोसाइटोसिस की टेक्निक के लिए, 45 में फ्लेमिंग को पेनिसिलिन के लिए, 1962 में वाटसन क्रिक को डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए, 68 में खुराना एंड हॉले को जेनेटिक कोड के लिए, और 1997 में ब्रायंस के लिए प्रूजनर को, और फिर उसके बाद 2002 में भी जो है जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट ऑफ और सेल डेथ के लिए कि जो कंट्रीब्यूशन है इनका उसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित काफ़ी सारे नोबेल प्राइजेज़ जो हैं वो मिले। तो यहाँ पर हमने जो है आज हमने इस चैप्टर में लुई पास्चर ने जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की जो इन्वेंशन किया उसके बारे में बात की, या उसकी जो नींव रखी उसके बारे में बात की। फिर रॉबर्ट कॉच ने जो है बैक्टीरियल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जो बात की या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जो बात की उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और फिर हमने इस प्रकार से इसकी कई सारी ब्रांचेस सामने निकल के आई, जिसमें बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहा गया, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहा गया, प्रोटोजोन्स की स्टडी को प्रोटोजोलॉजी कहा गया, एल्गी की अगर हमने स्टडी की तो फाइकोलॉजी कहा गया, ईस्ट और मोल्ड्स जैसे फंजाइस को किया तो माइकोलॉजी कहा। इस प्रकार से इसकी माइक्रोबायोलॉजी की जो अलग अलग ब्रांचेज आई वो यहाँ पे डेवलप हुई। तो आज के कंसेप्ट में माइक्रोबायोलॉजी का काफ़ी यूज़ है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, और इसलिए माइक्रोबायोलॉजी की जो स्टडी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
तो आई थिंक इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के नाम पे जो है हमने जो बात की वो यहाँ ख़त्म होती है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका कोई और दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।